नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो 10वीं कक्षा का विषय व्याकरण है। व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद की चर्चा के लिए सबसे पहले हमें वाक्य के बारे में विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। वाक्य के लिए हमारे सामने कई सारे प्रश्न उठते हैं कि वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है एवं वाक्य को हम किस तरीके से सार्थक और सुरुचिपूर्ण बना सकते हैं। यदि साधारण तौर पर कहें तो वाक्य की परिभाषा कुछ इस तरीके से हो सकती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा जो लिखी है वह इस तरीके से है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अर्थात किसी भी वाक्य के लिए सबसे पहले हमारे समक्ष जो बात आती है वो बात आती है कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो सभी सार्थक होने चाहिए। सार्थक होने के साथ साथ उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। उन निश्चित क्रमों में भी आपस में सभी शब्दों की संगति होनी चाहिए और ये सभी शब्द एक निश्चित क्रम में बंधे होने चाहिए। तो हम एक तरीके से वाक्य के लिए कुछ विशेषताओं की बात भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये वाक्यों की जो विशेषताएं हैं इनको हम 1, 2, 3 इस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन शब्दों के संयोजन को हम पद क्रम भी कह सकते हैं और यह पद क्रम इस तरीके से लिखा भी जा सकता है। सबसे पहले कर्ता, इसके बाद कर्म, इसके बाद पूरक और इसके बाद क्रिया। ये एक हिंदी के किसी भी साधारण वाक्य का यह संयोजन है। इस संयोजन के अंतर्गत हम यदि किसी उदाहरण को लें तो इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह उदाहरण आपके सामने है जो लिखा है, सीता पत्र कलम से लिखती है। यहाँ पर यदि इस सीता को देखें तो यह कर्ता को व्यक्त करता है। यहाँ यदि पत्र को देखें तो यह कर्म का सूचक है और कलम से यह पूरक को व्यक्त करता है और लिखती है यह क्रिया है। इस तरीके से पूरा वाक्य सीता पत्र कलम से लिखती है यह एक शब्दों का संयोजन पूर्ण वाक्य है। अर्थात यदि हम इस वाक्य के आधार पर इस परिभाषा को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने यह बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है
कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है, यह पूरी तरीके से सार्थक है। अब हमारे सामने कई सारी बातें ऐसे आती हैं जिसके बारे में जानकारी भी हमारे पास होना बहुत ही अहम है। वो जानकारी इस तरीके से कि शब्दों का जो भी प्रयोग वाक्यों में होता है वह पद बनकर होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जो सार्थक होते हैं, वो पद बनकर प्रयुक्त होते हैं। अर्थात एक वाक्य के अंदर विभिन्न शब्दों के द्वारा वह पद क्रम होता है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इन्हीं पद क्रम को हम विस्तृत रूप में दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे सीता, यह एक पद क्रम है। और इस संपूर्ण को हम यदि दूसरा पद क्रम माने तो हमारे सामने दो बात आती है। एक, यह पत्र कौन लिखता है, अर्थात सीता, और दूसरी, वह पत्र कैसे लिखती है, पत्र कलम से लिखती है। यहां पर जो करता है वह उद्देश्य का काम कर रहा है और इसी उद्देश्य पर जो आधारित उपवाक्य है हमारा, वह विधेय हो जाता है। अर्थात हमारे पास दो बातें जो सामने आई, वह हमारे सामने वाक्य के अंग को दर्शाती हैं। अर्थात हमारे सामने यह जो वाक्य है, यह वाक्य सीता पत्र कलम से लिखती है, वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय की पूर्ति करते हैं। उद्देश्य कौन है, जो कार्य करता है। अर्थात यहां पर जो सीता है वही उद्देश्य है और सीता पर आधारित जो वाक्य हमें उपवाक्य के रूप में मिलता है, वह पूरा व पूरा वाक्य इस सीता पर आधारित है, इसलिए यह विधेय कहलाता है। अर्थात यहां पर यदि हम पूरी विस्तृत जानकारी को यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमारे समक्ष जो लिखा गया वाक्य है उसमें एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय भी है। इस तरीके से हम वाक्यों के संयोजन की बात यहां पर हम जो कर रहे हैं वो इस तरीके से प्रस्तुत होगी। यदि यह क्रम इनमें से एक भी यदि कम हो जाए, लेकिन यदि क्रिया और कर्ता ना हो, तो वह वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी वाक्य के लिए एक कर्ता और एक क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। आगे हम इस चर्चा को और भी विस्तार से समझ सकेंगे जब हम रचना के आधार पर इस वाक्य भेद को ध्यान से देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए गए हैं। इन तीन भेदों के नाम है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य।